राम राम, जय हिंद साथियों। हमारा आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र के क्षेत्र, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। इस टॉपिक से वर्तमान में लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह टॉपिक प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी इस टॉपिक को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। वीडियो के अंत में आपको इस टॉपिक से विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन दिया गया है, जिसके उत्तर देकर आप अपनी तैयारी जांच सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक को बड़े ही मजेदार ढंग से विस्तार पूर्वक आसान भाषा में समझाऊंगा, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 4 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। आर्थिक क्रियाकलाप या इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर 5 भागों में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र में वस्तु उत्पादन या गुड्स प्रोडक्शन के आधार पर 2 भागों में वस्तु क्षेत्रक या गुड्स सेक्टर, गैर वस्तु क्षेत्रक या नॉन गुड्स सेक्टर, नियोजन के आधार पर, एम्प्लॉयमेंट के आधार पर 2 भागों में संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और सबसे अंत में स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर 2 भागों में सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर। अब एक एक करके हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्रियाकलाप या इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहले हम जानते हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। तो क्रियाकलाप का मतलब होता है कोई भी कार्य करना, और आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब होता है धन कमाने के उद्देश्य से किया गया कार्य आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और YouTube मुझे पैसे दे रहा है, तो ये क्या हो गया? आर्थिक क्रियाकलाप। आप मेरे से पढ़ रहे हैं परंतु इसके बदले में आपको कोई पैसा नहीं दे रहा, तो यह आपके लिए क्या हो गया? गैर आर्थिक क्रियाकलाप। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, उसके बदले में अगर हमें पैसा मिलता है, धन मिलता है, तो इसका मतलब वो क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप। और अगर उसके बदले में धन नहीं मिलता तो वो क्या है? गैर आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलापों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। सबसे पहले जिस क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त होता है, जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर। तो आ जाए प्राथमिक सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है? तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अर्थव्यवस्था को कच्चे माल की आपूर्ति की जाती है, रॉ मटेरियल प्राप्त किया जाता है। अब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कृषि। अरे भाई, प्रकृति, तो प्रकृति में क्या है आपका? खेती हो गया, पशु हो गया, जमीन हो गए, पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए। तो क्या? कृषि, पशुपालन, वन, खनन और उत्खनन। तो आपको हो गए डेयरी, तो डेयरी पशुपालन से रिलेटेड है। मत्स्य पालन, ये भी पशुपालन ही है। मुर्गी पालन, ये भी पशुपालन ही है। हॉर्टिकल्चर, तो बागवानी, तो बागवानी भी क्या है भाई? कृषि है। एपीकल्चर, तो इसमें मधुमक्खी पालन आ गया, यह भी क्या है? कृषि है। सेरीकल्चर, तो इसमें रेशम के कीड़ों को पालना आ जाएगा, तो वो भी किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। तो जितने भी प्रकार के कल्चर या पशुपालन है वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। चाहे भेड़ पालन हो, चाहे गाय पालन, घोड़ा पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम के कीटों को पालना, भैंस पालन, ये सब किस में आएंगे? पशुपालन या प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही कृषि में क्या आ जाएगा भाई? ये आपका बागवानी, इसके बाद फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती,
ठीक है, फलों की खेती, ये सब किस में आ जाएगा, फल उत्पादन वगैरह कृषि के अंदर आ जाएगा। आपका डेयरी पशुपालन से संबंधित है, इस डेयरी में कच्चा माल ही तो मिलता है, डेयरी में हमें क्या मिलता है, दूध दही मिलता है, कोई मिठाई थोड़ी मिलती है। तो क्या हुआ, डेयरी, तो डेयरी भी किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। इसके बाद खनन और उत्खनन, इन दो चीजों को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे ये कंफ्यूजन रहता है खनन और उत्खनन क्या है। तो खनन को हम अंग्रेजी में कहते हैं माइनिंग। तो अगर हम जमीन के अंदर नीचे जाकर खुदाई करते हैं तो वो क्या कहलाता है, खनन। तो ये देखो, ये कोयले की खान है और इसमें अपन क्या करते जा रहे हैं, जमीन के अंदर खोदते जा रहे हैं और अंदर जाने पर क्या मिल रहा है, हमें कोयला मिल रहा है। अंदर जाने पर, जमीन के अंदर खोदने पर, माइनिंग करने पर या खनन करने पर हमें धातुएं प्राप्त होती हैं, सोना चांदी तांबा एल्यूमिनियम, ये सब धातुएं माइनिंग के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। तो अब ये उत्खनन क्या है, तो दोस्तों उत्खनन में क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ है तो ये जमीन से ऊपर है ना, तो अगर हम इसको ऊपर वाले हिस्से को अगर खोदते हैं, फोड़ते हैं, तो और इससे में पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर आदि प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है भाई, जो ऊपर खुदाई की जाती है जमीन के, उसको कहते हैं उत्खनन। तो यह आ गया आपका उत्खनन। तो खनन और उत्खनन भी किस क्षेत्र में, भाई खनन से भी हमें क्या प्राप्त होती है, कच्ची धातुएं प्राप्त होती हैं, पत्थर प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, अर्थव्यवस्था का कच्चा माल। तो जहां से भी हमें कच्चा माल प्राप्त होगा वो क्षेत्र कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र। और कच्चा माल कैसे प्राप्त होता है, तो भाई ये सब क्या है भाई, प्राकृतिक साधन ही तो है। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से। तो आ जाए प्राकृतिक संसाधनों का लेखांकन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। या इस प्राथमिक क्षेत्र का एक अन्य नाम है कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र की जगह प्राइमरी सेक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है और यह भी लिखा हुआ आ सकता है कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र में। और अर्थव्यवस्था को कच्चे माल की आपूर्ति कौन से क्षेत्र से होती है, तो आपका उत्तर होगा प्राइमरी सेक्टर या प्राथमिक सेक्टर से। इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ सकता है, कृषि एवं कृषि से संबद्ध क्षेत्र। तो यह हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर। तो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर में क्या होते हैं, सभी प्रकार के उद्योग आ जाते हैं, इसलिए इसको उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कह सकते हैं, पर कृषि क्षेत्र, और द्वितीयक क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं, उद्योग एवं विनिर्माण क्षेत्र। तो इस द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एक आती है निर्माण या कंस्ट्रक्शन, दूसरा आता है विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा आता है विद्युत आपूर्ति। तो निर्माण, जैसे हम पत्थर लाते हैं और उससे मकान, फैक्ट्री, दुकान ये बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, निर्माण। भाई मकान, फैक्ट्री, कारखाना ये अपनी जगह से हिल थोड़ा सकते हैं, ये क्या है, अचल। तो अगर हम अचल वस्तुओं का निर्माण करते हैं तो वो क्या होगा, निर्माण। लेकिन अगर हम आटे से बिस्कुट बनाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, धातुओं से गाड़ी बनाते हैं, यानी कच्चे माल से पक्का माल बनाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, कच्चे माल से वस्तु का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को कहते हैं विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर अचल चीज का निर्माण किया जाए, यानी किसी भवन का निर्माण किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा, निर्माण। लेकिन अगर किसी वस्तु का निर्माण किया जाए, कोई खिलौना बनाया जाए, कोई गाड़ी बनाई जाए, बिस्कुट बनाए जाए, या आपका फर्नीचर बनाया जाए, पंखा बनाया जाए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, विनिर्माण। तो विनिर्माण में लगभग सारे उद्योग आ गए। और विद्युत में क्या आ जाएगा आपका, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति और गैस आपूर्ति। तो आ जाए विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, गैस आपूर्ति कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है, द्वितीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से या उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र या सेकेंडरी सेक्टर को। किस क्षेत्र से अर्थव्यवस्था को पक्के माल की प्राप्ति होती है, आ जाए कन्फर्म्ड गुड्स या कन्फर्म्ड मटेरियल की प्राप्ति होती है, तो आपका उत्तर होगा द्वितीयक क्षेत्र। तो कच्चा माल कहां से प्राप्त हुआ, प्राथमिक क्षेत्र से, और पक्का माल कहां से प्राप्त हुआ, द्वितीयक क्षेत्र से। और कच्चे माल को पक्के माल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग।
तो इसमें सभी प्रकार के उद्योग धंधे, जहां भी आपको लगे कि भाई इस चीज से अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, पक्का माल प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है भाई, द्वितीयक क्षेत्र। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। मैं कहूं एक किसान कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो भाई किसान खेती करता है और खेती से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, तो किसान कौन से क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से। आ जाए माली, तो भाई माली क्या करता है, फूलों की खेती करता है, और फूलों की खेती भाई इससे क्या प्राप्त हुआ, कच्चा माल, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र। लेकिन अगर माली भाई इन फूलों से माला बना दे तो कौन से क्षेत्र में चला जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। ऐसे ही दूध वाला तो कौन से क्षेत्र में है भाई, दूध क्या है, कच्चा माल, तो प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन कोई कहते चाय वाला, भाई चाय वालों का जमाना है, तो चाय वाला तो आप क्या कहेंगे, द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि दूध से चाय बन गई पक्का माल, तो वो कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में। तो ये हो गया जिसमें कच्चा माल प्राप्त हो, जो कच्चा माल उत्पादित करता हो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, और जो पक्का माल उत्पादित करता हो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर, तो इस तृतीय क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, क्योंकि कच्चा माल कहां बन गया था, प्राथमिक क्षेत्र में, पक्का माल द्वितीय क्षेत्र में। तो ना तो ये कच्चा माल बनाता ना पक्का माल बनाता, यानी वस्तुओं के उत्पादन में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन देखो क्या, तृतीय क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, लेकिन वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देता है। कैसे देता है वो देखो, जैसे कच्चा माल है उसको फैक्ट्री तक लाना है, तो किससे लाएंगे, ट्रांसपोर्ट से, परिवहन से, साधन से। तो परिवहन किसके अंतर्गत आ गया, तृतीय क्षेत्र। तो क्या ऐसा क्षेत्र जो वस्तुओं के उत्पादन नहीं करता परंतु वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तृतीय क्षेत्र या टर्शियरी सेक्टर। और इसका एक अन्य नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। तो हमने कृषि को क्या कहा, प्राथमिक क्षेत्र, उद्योग को द्वितीय क्षेत्र, और सेवा को या सर्विस सेक्टर को तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना। अब इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, अगर हमें फैक्ट्री लगानी है तो पैसा चाहिए, तो कहां से आएगा, बैंक से। अब भाई कोई भी धंधा करते हो तो उसमें जोखिम होता है, रिस्क होती है, तो क्या उस रिस्क को कवर करने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, बीमा या इंश्योरेंस। अब भाई फैक्ट्री खोले तो उसमें चोरी वगैरह हो जाए या कोई 420 का केस हो जाए, तो उस स्थिति में क्या हमें प्रशासन की भी जरूरत पड़ती है, यानी पुलिस की भी जरूरत पड़ती है। तो प्रशासन भी किसके अंतर्गत है भाई, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। हमारे कच्चे माल को स्टोर करना पड़ता है, तो कहां करते हैं, कोल्ड स्टोरेज या भंडारण केंद्रों पर। तो भंडारण भी क्या है, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। इंजीनियरिंग, तो भाई इंजीनियर भी कौन से क्षेत्र में आएंगे, तृतीय क्षेत्र में। अरे हमारे मकान में हम इंजीनियर लगाते हैं, तो इंजीनियर आके पत्थर थोड़ा लगाता है, सिर्फ वो अपने जो कारीगर वगैरह होते हैं उनको आके बता के चला जाता है, भाई आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, और बदले में हमसे क्या लेता है, पेमेंट लेता है। पर वो हमें क्या करता है, थोड़ा अपनी जगह का सही तरीके से हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो क्या इंजीनियरिंग कौन से क्षेत्र में आ जाएगी, तृतीय क्षेत्र में। वाणिज्य, तो वाणिज्य में हिसाब किताब लगाने के लिए भी आदमी चाहिए। अरे भाई पैसा पैसा, जब पैसा आएगा, मनी आएगी, तो मनी का हिसाब किताब तो बनता है बॉस। तो वो हिसाब किताब लगाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, सीए रखना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा, वाणिज्य, कॉमर्स। व्यापार, अब भाई कच्चे माल को पक्के माल में बदल लिया, तो अब उसको बेचने भी जाएंगे भाई। अरे कहीं बिस्कुट बनाया, बोले मैं ही खाऊं, लो आपा कोई नहीं, कौन भैया, ठीक दोस्तों। तो क्या ऐसा नहीं होता, उसको बेचना भी पड़ेगा। तो व्यापार या ट्रेड। अब इनके भाव निर्धारित होते हैं। अरे कोई भी फसल होती है, सरसों, गेहूं, चना, तो इनके भाव कहां से निर्धारित होते हैं भाई, शेयर मार्केट से। सामुदायिक सेवा, अब भाई अगर अपने को साधन लेके जाना है तो सड़क भी चाहिए, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए अस्पताल भी चाहिए। बच्चों को भाई ये कॉमर्स का काम कोई कब करेगा, जब वो पढ़ेगा। तो शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, ये सब किस में आ गई, सामुदायिक सेवा के अंदर आ गई। इसके बाद दूर संचार, टेली कम्युनिकेशन, यानी हमारा टेलीफोन भी जरूरी है कि नहीं भाई, तृतीय क्षेत्र में है कि नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी, हम कोई भी काम करेंगे तो उस काम को जानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सूचनाओं की, आईटी की, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
अब हम जैसे मान लो किसी चीज के बारे में जानने के लिए कहीं चले गए, तो वहां हमें रुकने के लिए क्या चाहिए? होटल। तो होटल भी क्या है? एक प्रकार की सेवा ही तो है। होटल ना तो कच्चा माल बनाता ना पक्का, बल्कि हमें क्या करता है? हम रुकते हैं, वो हमारी सेवा करता है और बदले में हमसे क्या लेता है? पैसा लेता है। पर्यटन, कहीं जाके सीखेंगे देखेंगे। पर्यटन या टूरिज्म भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आशा करता हूं आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। जीडीपी में इनका योगदान कैसे है? तो जीडीपी, जी का मतलब है ग्रोस, डी का मतलब है डोमेस्टिक, पी का मतलब है प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इस सकल घरेलू उत्पाद पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा आगे किसी टॉपिक में करेंगे। फिलहाल हम इतना सा जान लेते हैं कि किसी वर्ष, किसी एक वर्ष के अंदर किसी देश में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के जो वस्तुओं के उत्पादन का जो अंतिम मूल्य है उसका योग क्या कहलाता है? उस देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। अब इस जीडीपी में कौन से क्षेत्र का कितना योगदान है ये जानते हैं। तो जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान था कृषि का, उसके बाद उससे कम उद्योगों का यानी द्वितीय क्षेत्र का, और सबसे कम किसका था? सेवा क्षेत्र का। जब हम 1947 में आजाद हुए तो भारत के अर्थव्यवस्था में, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका था? कृषि यानी प्राथमिक क्षेत्र का। दूसरे नंबर पर उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र, और सबसे कम योगदान किसका था? सेवा क्षेत्र या सर्विस सेक्टर का या तृतीय के क्षेत्र का। तभी तो वह एक लाइन बोलते थे, कृषि उत्तमवर्ती, व्यापार मध्यमवर्ती और नौकरी अधमवर्ती। मतलब पहले लोग ये कहते थे, संस्कृत में एक कहावत थी कि जो कृषि करता है वो सबसे उत्तम काम करता है। व्यापार मध्यमवर्ती मतलब बीच को काम से, व्यापार की भी खेती के बराबर, खेती की और कौन है। और जो नौकरी करता है, ये नौकरी तो क्या सबसे नीचा काम है। परंतु देखो दोस्तों, कहते हैं ना, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, वही अर्जुन और वही बाण। तो दोस्तों यहां क्या होता है, अब समय बदल गया। ये आजादी के समय की बात थी, वर्तमान में बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है सेवा क्षेत्र का, दूसरे नंबर पर उद्योग या द्वितीय क्षेत्र का, और सबसे कम योगदान है कृषि या प्राथमिक क्षेत्र का। तो आजादी के समय सबसे ज्यादा कृषि, सबसे कम सेवा क्षेत्र, और वर्तमान में भारत के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा या सर्विस सेक्टर का और सबसे कम योगदान कृषि या प्राथमिक क्षेत्र का। इसी प्रकार हम बात करते हैं रोजगार की। भाई जैसे देश की जनसंख्या का कितना सबसे ज्यादा हिस्सा कौन से काम में लगा हुआ है? तो जब भारत आजाद हुआ तब भी देश की जनसंख्या का ज्यादातर हिस्सा किस में लगा हुआ था? कृषि में। फिर दूसरे नंबर पर उद्योगों में, और सबसे कम सेवा या सर्विस सेक्टर में। वर्तमान में तो आज भी भारत की आबादी का सबसे ज्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र कार्यों में संलग्न है। दूसरे नंबर पर सेवा क्षेत्र आ गया है भाई, और तीसरे नंबर पर उद्योग यानी द्वितीय क्षेत्र। यह आजादी के समय और ये वर्तमान, ये आजादी के समय और ये वर्तमान। आप एक बार इसको नोट कर लेंगे। यहां से एक प्रश्न और आता है दोस्तों कि कौन से क्षेत्र की उत्पादकता सबसे अधिक है। अब उत्पादकता क्या होती है उसको समझते हैं। एक होता है उत्पादन और एक होती है उत्पादकता। ये दो व्यक्ति हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इसके पास 10 एकड़ जमीन है
और इसके पास 20 एकड़ जमीन है। इसकी जमीन में 60 बोरी गेहूं होती है और बी के 80 बोरी गेहूं होती है। तो भाई उत्पादन ज्यादा किसका? तो भाई जिसके पास ज्यादा बोरी है, तो बी के पास। उत्पादन किसके पास ज्यादा है? भाई आपको कोई पूछे कि एक के पास ज्यादा अनाज हुआ या बी के पास, ए ने ज्यादा अनाज का उत्पादन किया या बी ने, तो आपका उत्तर होगा बी ने ज्यादा अनाज का उत्पादन किया। पर मैं कहता कि एक निश्चित भूभाग पर किसने ज्यादा अनाज उत्पादित किया, तो भाई इसने 10 की जगह अपने 1 बीघा का निकालते तो ये कितनी बोरी गेहूं निकालता? 6 बोरी। और ये 1 बीघा में कितनी बोरी निकालता? 4 बोरी। तो किसी निश्चित भूभाग में, यानी जितनी जमीन इसके पास है उतनी जमीन इसके पास हो, उस वक्त जो ज्यादा उत्पादन करेगा उसकी उत्पादकता अधिक मानी जाएगी, उसकी प्रोडक्टिविटी अधिक मानी जाएगी। तो अब यहां उत्पादकता किसकी ज्यादा है? तो आप क्या कह देंगे? एक की। यहां पर किसकी उत्पादकता ज्यादा है? एक की उत्पादकता। तो ऐसे ही अगर हमें कोई पूछे कि उत्पादकता कौन से क्षेत्र की सबसे ज्यादा है, तो सेवा क्षेत्र की। सेवा क्षेत्र में कम लोग लगे हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, सबसे ज्यादा मनी मिल रही है। और कृषि क्षेत्र की उत्पादकता सबसे कम क्यों हुई? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लोग लग रहे हैं लेकिन धन क्या आ रहा है? सबसे कम। मनी क्या आ रही है? सबसे कम। तो सबसे कम प्रोडक्टिविटी कौन से क्षेत्र की है? प्राथमिक क्षेत्र की। और सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी कौन से क्षेत्र की है? तो सेवा क्षेत्र की। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सबसे आगे कौन आएगा भाई? सेवा क्षेत्र। उत्पादकता के मामले में सबसे ऊपर सेवा क्षेत्र, सेकंड नंबर पर उद्योग और तीसरे नंबर पर प्राथमिक क्षेत्र या कृषि। आशा करता हूं आपको यह भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। पहले तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से काम चल जाता था, पर आजकल कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है तो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र को भी जानना आवश्यक है। तो इस चतुर्थ क्षेत्र में क्या किया जाता है? एक तो उच्च शिक्षा। शिक्षा कौन से क्षेत्र में थी? तृतीय क्षेत्र में। लेकिन उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, जैसे अपन कॉलेज तक पढ़ते हैं वो तो किसके अंडर आ जाएगी? तृतीय क्षेत्र के। लेकिन हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने चले जाते हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगी? चतुर्थ क्षेत्र। तो आ जाए विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालयी शिक्षा या उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगी? चतुर्थ क्षेत्र। और इस चतुर्थ क्षेत्र में एक चीज और आएगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम डाले जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत। तो आ जाए सॉफ्टवेयर डेवलपर किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे चतुर्थ क्षेत्र। किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर किसके अंतर्गत आएगा? तो चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, फोर्थ सेक्टर के अंतर्गत आएगा। अब पंचम क्षेत्र या फिफ्थ सेक्टर, तो हमारे जो वैज्ञानिक हैं देश के कल्याण के लिए नए नए अनुसंधान करते रहते हैं। तो जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण या खोज हैं वो किसके अंतर्गत आएंगी? पंचम क्षेत्र के। तो वैज्ञानिक अनुसंधान या शोध या अन्वेषण या खोजें किसके अंतर्गत आ जाएंगी? पंचम क्षेत्र के अंतर्गत। तो आपको कोई पूछे वैज्ञानिक या शोधकर्ता कौन सी श्रेणी में आएंगे, कौन से सेक्टर में आएंगे? तो पंचम क्षेत्र या फिफ्थ सेक्टर में आएंगे। तो यह हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे, वस्तु उत्पादन या गुड्स प्रोडक्शन या मटेरियल प्रोडक्शन के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण। तो दोस्तों एक होता है वस्तु क्षेत्र या गुड्स सेक्टर। जिस क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वो क्या कहलाता है? वस्तु क्षेत्र। तो कच्चा माल यानी कच्ची वस्तु कहां से प्राप्त होगी? प्राथमिक क्षेत्र से। और पक्का माल
यानी कन्फर्म्ड मटेरियल कहां से प्राप्त होगा? द्वितीय क्षेत्र से। तो वस्तुओं का उत्पादन कौन से क्षेत्र करते हैं? प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वस्तु क्षेत्रक। तो आ जाए वस्तु क्षेत्रक या गुड्स सेक्टर में किसको शामिल किया जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को शामिल किया जाता है। और किस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता? तो तृतीय क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, चतुर्थ क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता, पंचम क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता। अब आता है गैर वस्तु क्षेत्रक। तो ऐसा क्षेत्र जिसका वस्तुओं के निर्माण में कोई योगदान, जिसका जो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, वस्तुओं के निर्माण में योगदान देता है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता, वो क्या कहलाएगा? गैर वस्तु क्षेत्रक। तो इसमें तृतीयक भी आ जाएगा, आपका चतुर्थक भी आ जाएगा और पंचम भी। लेकिन देखो मैंने आपको कहा मोस्टली ये तृतीयक ही पूछा जाता है, तो कौन सा? तृतीयक। लेकिन ये दोनों वस्तु क्षेत्र, क्योंकि ये कच्चा माल और ये पक्का माल उत्पादित करते हैं, इसलिए ये आएंगे गुड्स सेक्टर में, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र। और बाकी किस में आ जाएंगे? गैर वस्तु क्षेत्रक या नॉन गुड सेक्टर में आ जाएंगे। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा गैर वस्तु क्षेत्रक क्या है और वस्तु क्षेत्रक क्या है। नियोजन या एम्प्लॉयमेंट या नौकरी के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, संगठित क्षेत्र या ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब दोस्तों देखो, आप नौकरी करने जाते हैं, एक बार आप कल्पना कीजिए कि आप नौकरी लग गए। नौकरी लगने के बाद आपको टाइम पे पेमेंट मिलता है, टाइम से आपका आना जाना होता है, आपका छुट्टी के दिन का पैसा नहीं कटता, आपको भविष्य निधि या प्रोविडेंट फंड मिलता है और अन्य कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। इसका मतलब आप कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और संगठित क्षेत्र में क्या आ जाएगा? हमारे कोरोना वीर, पुलिस, डॉक्टर, कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, किसी ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी, तो ये किस में आ जाएंगे? संगठित क्षेत्र में। एक होता है असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। आपने सड़क पर ठेले वाले भाइयों को, रेहड़ी वाले भाइयों को या दिहाड़ी मजदूरों को देखा होगा। तो अब जैसे ये भाई ये फल बेचते हैं और अगर ये किसी दिन छुट्टी कर लेंगे तो क्या इनको पेमेंट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनका कोई पेमेंट, ना तो पेमेंट फिक्स है, छुट्टी करेंगे उस दिन इनको पेमेंट नहीं मिलेगा, ना इनको कोई भविष्य निधि मिलती है। रोज कुआं खोदो और रोज पानी पियो, मतलब काम करोगे तो पैसा मिलेगा और काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो वो कौन सा क्षेत्र है? असंगठित क्षेत्र। और इसमें नियमित रूप से लेखांकन भी नहीं किया जाता, नियमित रूप से हिसाब किताब या ऑडिट भी नहीं की जाती। तो जिस क्षेत्र में नियमित रूप से लेखांकन किया जाता है संगठित क्षेत्र, जिस क्षेत्र में नियमित रूप से लेखांकन नहीं किया जाता असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में पुलिस, डॉक्टर, कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी आदि आ जाएंगे। असंगठित क्षेत्र में ठेले वाले, रेहड़ी वाले, दिहाड़ी मजदूर आदि आ जाएंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद स्वामित्व या मालिकाना हक के आधार पर अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर। तो जिस क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण हो, गवर्नमेंट का नियंत्रण हो, वह होगा सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर। और दूसरा प्राइवेट या निजी क्षेत्र। जिस क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण हो, किसी ग्रुप का नियंत्रण हो, वो क्या होगा? निजी क्षेत्र। जैसे टाटा, तो भाई सरकार का नियंत्रण नहीं है, टाटा समूह का नियंत्रण है। बजाज, रिलायंस, ये सब क्या है? निजी क्षेत्र की कंपनियां। आपका रेलवे, सेना, भेल, सेल, ये किस क्षेत्र की कंपनियां हैं? सरकारी क्षेत्र की। सॉरी, यहां ये सेना हटा देना आप। भेल, सेल, ये कौन से क्षेत्र की कंपनियां हैं? सरकारी सेक्टर की। तो जिन पर सरकार का नियंत्रण हो उसे हम क्या कहेंगे? सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंटल सेक्टर। और जिस पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का नियंत्रण हो उसे निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर के नाम से जानेंगे।
अब दोस्तों इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार का उद्देश्य क्या होता है? लाभ के बजाय लोगों का कल्याण। सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र में लाभ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि किसको दिया जाता है? लोगों के कल्याण को महत्व दिया जाता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र में अपना सपना मनी मनी मनी, तो क्या यहां पर लोक कल्याण के बजाय किसको महत्व दिया जाता है? लाभ कमाने को। तो यह हो गया आपका सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस एक चीज और बच गई दोस्तों, कोर सेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे या आधारभूत ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने वाले 8 उद्योग होते हैं। कितने उद्योग होते हैं? 8 उद्योग। इन 8 उद्योगों को मिलाकर क्या कहा जाता है? कोर सेक्टर या बुनियादी क्षेत्र या आधारभूत क्षेत्र या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। अब ये 8 उद्योग कौन से हैं? पहला है आपका कोयला, विद्युत, स्टील, सीमेंट, उर्वरक या फर्टिलाइजर, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, तेल शोधन कारखाने या पेट्रो रिफाइनरी, और प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस एनजी। तो कोर सेक्टर या बुनियादी क्षेत्र या आधारभूत ढांचे के अंतर्गत कितने उद्योग आते हैं? 8 उद्योग। 8 उद्योगों को किसमें शामिल किया गया है? कोर सेक्टर में शामिल किया गया है। और इनके नाम क्या है? कोयला, विद्युत, स्टील, सीमेंट, उर्वरक या फर्टिलाइजर, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल, पेट्रो रिफाइनरी या तेल शोधन कारखाने, एनजी या नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस। और यहां ध्यान रखना, स्टील को इस्पात कहते हैं और बिजली को इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो इन 8 उद्योगों को मिलाकर क्या कोर सेक्टर कहा जाता है। साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका फायदा मिल सके। और अब हम विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी उपक्रम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपको यहां ध्यान देना है, वीडियो के अंत में आपने 15 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करके जरूर बताना है। तो इसका उत्तर आप देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र। सरकारी उपक्रम किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र या गवर्नमेंटल सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न है? निजी क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 रिपीट हो रहा है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में संलग्न है? तो अब यहां क्या उत्तर दें? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से क्षेत्र में संलग्न है? असंगठित क्षेत्र में संलग्न है। लेकिन अब असंगठित क्षेत्र यहां ऑप्शन में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र। तो आप यहां ये थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो आप आराम से जवाब दे दीजिए, ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र। उद्योग और विनिर्माण के नाम से ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन से क्षेत्र का संबंध प्राकृतिक संसाधनों या कच्चे माल या रॉ मटेरियल से है? जल्दी से आप कमेंट करके अपना जवाब दें और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है छिपी हुई बेरोजगारी, और आप ध्यान रखना छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए,
कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र में क्या पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी या परछन बेरोजगारी। अब ये छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? इसमें आपको आदमी काम करता हुआ दिखता है, लेकिन उसकी वजह से उत्पादन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। जैसे खेती में 5 आदमी कमा रहे हैं तो भी 50,000 की फसल हो रही है, और 7 आदमी लग गए तो भी 50,000 की फसल हो रही है। तो उन 2 आदमियों के आने से काम तो कम हो गया, लेकिन क्या आय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो एक प्रश्न आता है, किस प्रकार की बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता शून्य होती है? तो आपका उत्तर होगा परछन बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी में। और परछन बेरोजगारी कहां पाई जाती है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में या रूरल एरियाज में पाई जाती है। यहीं से एक प्रश्न और कंपटीशन में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो आप ध्यान रखना, द्वितीय क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत उच्च शिक्षा आती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चतुर्थ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8, कौन से क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा आती है? यहां उच्च था और यहां उच्च नहीं है, शिक्षा आती है। तो उच्च शिक्षा चतुर्थ क्षेत्र में, और बताइए शिक्षा तो तृतीय क्षेत्र में आएगी। केवल शिक्षा हो तो तृतीय क्षेत्र, और उच्च शिक्षा हो तो चतुर्थ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा घटक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में भाई कच्चा माल चाहिए अपने को, तो हलवाई पक्का माल, बीमा विक्रेता माल देता ही नहीं है, वैज्ञानिक किसी प्रकार का माल उत्पादित नहीं करता, राई का या रहबारी एक ऊंट पालक जाती है। तो ये राई का या रहबारी क्या करते हैं? पशुपालन का कार्य। और पशुपालन कौन से क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 10, कौन कौन से क्षेत्र तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपको यहां 10 क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनके सही का निशान लगाना है, सही टिक मार्क करना है। तो सेरिकल्चर प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, होटल तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, बीमा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत, गैस आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, माइनिंग या खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, कपड़ा उद्योग तो किसी भी प्रकार का कोई उद्योग हो वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीय क्षेत्र। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान तो पंचम क्षेत्र, कोल्ड स्टोरेज तृतीय क्षेत्र, निर्यात और आयात, देखो किसी दूसरे देश में हमारे देश की वस्तुओं को भेजना निर्यात या एक्सपोर्ट कहलाता है, और किसी दूसरे देश से हमारे देश में वस्तुओं को मंगवाना आयात या इंपोर्ट कहलाता है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस में आते हैं? तृतीय क्षेत्र में। तो निर्यात तृतीय क्षेत्र में, ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रेड। तो ट्रेड भी किस में आएगा? तृतीय के क्षेत्र में आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कौन से क्षेत्र का संबंध विनिर्माण से है? आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्वितीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12, कौन से क्षेत्र में नियमित रूप से लेखांकन किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, हिसाब किताब किया जाता है? आप जल्दी जल्दी जवाब दें, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। और कौन से क्षेत्र में नियमित रूप से लेखांकन नहीं किया जाता? तो आपका उत्तर होता ऑप्शन सी, असंगठित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? आप जल्दी जल्दी जवाब दें। अब आप सोच रहे होंगे ना तो यहां आजादी लिखा हुआ ना वर्तमान, तो जहां है लगा हुआ आ जाता है, इसका मतलब वर्तमान। तो वर्तमान में जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? बी, सेवा क्षेत्र। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, आजादी के समय भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? तो भाई आजादी के समय कृषि क्षेत्र का था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। कृषि क्षेत्र की जगह प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर भी लिखा हुआ आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15,
विकसित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है? अरे भाई, जब भी हमारा विकास होगा तो हमें क्या चाहिए भाई? सुविधाएं चाहिए। और सुविधाएं भाई, सुविधाएं चाहिए मतलब सेवा चाहिए। अच्छी स्कूल, अच्छा अस्पताल, अच्छा मोबाइल, अच्छी गाड़ी। तो दोस्तों, कौन से क्षेत्र को बढ़ावा मिला? तो आपका उत्तर होगा तृतीयक क्षेत्र। आपने 15 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। साथियों, साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने ये कुछ प्रश्न बनाए, इनको देख के भी आप क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे माली, तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर ये फूलों का उत्पादन करता है तो प्राथमिक क्षेत्र में, और अगर माला बनाता है तो द्वितीय क्षेत्र में शामिल होगा। किसान तो प्राथमिक क्षेत्र में, इंजीनियर तृतीय क्षेत्र में, सिंगर, अरे गाना गाने वाला ना कच्चा माल बनाता ना पक्का माल, लोगों का मनोरंजन करता है मतलब सेवा करता है तो तृतीय क्षेत्र, डॉक्टर तृतीय क्षेत्र। ऐसे आप इन सब के जवाब दे सकते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जवाब देना। जय श्री राम।